हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर वर्षा है। आज हम यूनिट बाय यूनिट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत टाइम से मैं जो है सिलेबस को डिस्कस कर रही थी छोटी छोटी वीडियोस के द्वारा, पर जब मेरे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमको ब्रीफली अब पढ़ाना आप शुरू कर दीजिए, तो मैं आज शुरू करने जा रही हूँ फिर से ब्रीफली इन टॉपिक्स को। खासकर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो अब थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो गई है और फर्स्ट सेमेस्टर के फिलहाल एडमिशन चल रहे हैं, तो वो अभी दूर की बात है। अभी हम जो करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो पेपर है वो है भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारी आइन की, जिसको बहुत से शब्दों के द्वारा या वाक्यों के द्वारा समझा जाता है। संविधान है क्या? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हमारे लिए संविधान इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है? भारत जैसे राष्ट्र में जहां पर आपको 140 करोड़ की आबादी देखने को मिलती है और वहां पर अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, लिंग, जाति, बहुत तरह की चीजें, जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, उसमें इस संविधान का क्या महत्व है, ये संविधान क्यों आवश्यक है, इसको समझना। भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र में सबसे पहले आज हम जो करने जा रहे हैं या समझना जा रहे हैं वो है संविधान। संविधान क्यों आवश्यक है? क्या इसलिए कि हम वोट डाल सकते हैं, या इसलिए कि हम अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसलिए कि हम अपनी आजीविका को चला सकते हैं? वैसे तो संविधान के बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन संविधान क्यों इतना आवश्यक होता है कि उसको पढ़ना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, और उसके बनाए हुए जितने भी अनुच्छेद, नियम, कानून, उन सब के साथ हमको चलना भी आवश्यक हो जाता है। अगर आप देखते हैं अमेरिका, जो वेस्टर्न कंट्री है, जब हम उसके संविधान की तुलना भारत के संविधान से करते हैं तो एक चीज जो हमें देखने को मिलती है वो क्या मिलती है कि अमेरिका का जो संविधान है सबसे पुराना संविधान माना जाता है, राइट? वही भारत का जो संविधान है वो सबसे ज्यादा बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। हर एक चीज बाय द डॉक्यूमेंटेड रिटन वे में अच्छे तरीके से लिखी गई है। किस भाग का क्या कार्य होगा, किस अनुच्छेद में क्या होगा, इन सारे स्वरूपों को, सारे प्रारूपों को उसमें संजोया गया है, राइट? अब संविधान भारत जैसे एक विशाल राष्ट्र जिसमें लगभग हम कह के चलते हैं 140 करोड़ जनता है, राइट? अब 140 करोड़ लोगों में आप देखते हैं क्या, सबसे पहले आपको यहां पर जो है क्लास, कास्ट, रिलीजियन, जेंडर, राइट, इसके अलावा जो आपका धर्म, इन सारी डाइवर्सिटी के होते हुए भी भारत का संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो इतने लोगों को एक साथ लेकर के चल रहा है। अब महत्वपूर्ण बात इसमें, जब भी हम ये पेपर पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले हमको पढ़ना होगा कि संविधान है क्या, हमें क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, इसका विकास कैसे हुआ। दर्शन बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें दर्शन देखना है, प्रस्तावना देखनी है, और उसके बाद डिक्लेरेशन जिसको कहा जाता है, और इसकी फिलॉसफी है, इसका डिक्लेरेशन है। देन इसके बाद जो हमको देखना है इसके अंदर मौलिक अधिकार। इन तीनों चीजों पे हम आएंगे इसके विकास के बाद। भारतीय संविधान का जो विकास है उसकी यात्रा बड़ी गजब रही है। अगर आप देखते हैं तो आप सबसे पहले शुरू करते हैं कहां से, जब आप संविधान की व्याख्या करनी शुरू करते हैं, संविधान का विकास इसकी जो यात्रा है वो जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए तब से शुरू हो जाती है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है
व्यापार की नीयत से यहाँ पे आए थे, लेकिन उनका मेन मकसद क्या था? भारत पर पूरी तरह से कब्जा करना। नो डाउट बहुत से युद्ध लड़े, चाहे आपका पानीपत का युद्ध हो, प्लासी का युद्ध हो, ये सारे युद्ध हुए उस टाइम पर। लेकिन सबसे बड़ा ब्रिटिशर्स के लिए जो चैलेंज था वो था मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगलों के होते हुए वो यहाँ पे घुस नहीं सकते थे, राइट। अब सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि जिस समय ये आए थे, इनका जो पीरियड काउंट किया जाता है, जो जहां तक एक डॉक्यूमेंटेड अगर देखा जाता है, तो ये आए थे अकबर के टाइम पीरियड में। तब उस समय अकबर ने क्या करा था, उनको वापस भेज दिया था कि नहीं भाई, ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारी कंट्री है, आप इसमें आकर के व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि अलग ही तरह की कुछ चीजें थी, कल्चर अलग था, भाषा अलग थी। और जब आपस में एक दूसरे का जब एक बातचीत हुई, देखा गया, तो पता लगा कि ये कुछ अलग ही तरह के लोग हैं और हम अलग तरह के लोग हैं, तो हमारी बैठ नहीं सकती है। इसके बाद ब्रिटिशर्स जो वो आते हैं ऐसे टाइम पीरियड में जब मुगल एम्पायर का एक डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, राइट। जब डिक्लाइन किसी राष्ट्र का हो रहा होता है, या किसी भी राज्य का हो रहा होता है, या स्टेट का हो रहा होता है, तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इस टाइम पीरियड पर हमारे राष्ट्र में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, कहीं से भी नहीं थी। कारण एक तो हम प्रिंसली स्टेट में बटे हुए थे, अलग अलग, पूरी तरह से एक एम्पायर नहीं थे। हिंदुस्तान कहा जा रहा था, लेकिन एक एम्पायर नहीं था। उधर से मराठा थे, इधर से राजपूताना रियासतें चल रही थी, ठीक है। और साउथ में अगर आप आ जाए तो साउथ का जो एम्पायर है वो अलग होता जा रहा था। तो इससे क्या हुआ, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा भारत में आ चुकी थी उस समय। और ब्रिटिशर्स को तब यह एहसास हो गया था कि अब यही टाइम है इन लोगों को टैकल करने का, इन लोगों पे कब्जा करने का। उन्होंने एक बहुत अच्छी नीति अपनाई, यहाँ के व्यापारियों को लुभाया, यहाँ के जो ऐसा एक स्टेट, ऐसा जो वर्ग है, उनको लुभाया, लुभा करके उनसे हमारे राष्ट्र के अंदर क्या क्या गतिविधियां चल रही है उन सबको लिया, समझा, देखा कि देखो पैसा तो बहुत है इस कंट्री में, लेकिन आपस में लोगों के बीच में जुड़ाव नहीं है। क्योंकि देश उस समय ये पूरी पूरी टेरिटरी कैसे बटी हुई थी, कास्ट सिस्टम के नाम पे, धर्म के नाम पर, अपने अपने ये जो क्या कहते हैं रीजनल स्टेट है इनके ऊपर। तो इनके बीच में जो एक जो एकता होती है उसकी बहुत कमी थी। इसी एकता को तोड़ा भी गया और उसका फायदा भी उठाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। में संविधान का विकास 1612 में शुरू हो गया था। ये डेट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1612 में क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये हमारे राष्ट्र में थी, और इसके द्वारा ही विभिन्न तरह के एक्ट्स को पास किया गया। विभिन्न तरह के एक्ट्स कौन कौन से थे? जैसे कि जब हम बात करते हैं जो चार्टर एक्ट्स थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। और इन एक्ट में बहुत सारे एक्ट ऐसे थे जो 1773 का एक एक्ट है आपका, एक एक्ट है आपका 1784 का, एक है 1786 का, एक है आपका 1813, एक है आपका 1833 और एक है आपका 1853। ये सभी के सभी एक्ट चार्टर एक्ट्स बोले जाते थे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे भारतीय संविधान के, जब हम विकास के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 1612 में कुछ लोगों के दिमाग में आया कि ब्रिटिशर्स जो है भाई बाहर बैठे हुए हैं, ये लोग तो ब्रिटेन में बैठ करके हमारे राष्ट्र से संबंधित अलग अलग तरह के कुछ एक्ट उठा लाते हैं और फिर हम पे लागू कर देते हैं। तो भारत में कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ था, जो देश के प्रति समर्पित था, वो कहीं ना कहीं ये चीजें सोच रहा था कि क्या
हमारे पास भी अपने देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए। कहीं ना कहीं एक उसका प्रभाव यहां आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग तरह के एक्ट्स कैसे, ऐसे ऐसे एक्ट्स लेकर आ रही थी जो हमारे देश के लोगों पे ही लागू किया जा रहा था। उन्हें पता नहीं हमारे देश की किस तरह की सभ्यता है, किस तरह की संस्कृति है, किस तरह की भाषा है, किस तरह की चीजों को वो नहीं जान रहे थे, लेकिन फिर भी अपने राष्ट्र में जो भी वो एक्ट बनाते उसको यहाँ आकर के धड़ेले से लागू किए जा रहे थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले 1773 का एक एक्ट है उसके बारे में, फिर 1784, 86, 1813, 1833, 1853, इन सभी एक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो हमारे देश में पहली बार कोर्ट लेकर आया था, और इस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। यानी अब हमारे पास एक ऐसा न्यायालय है, एक कोई ऐसी संस्था है जिसमें जाकर के हम अपनी जो भी याचिका है उनको दायर कर सकते हैं, और उनसे संबंधित जितने भी वकील होंगे या जज होंगे वो सुनवाई करेंगे, और सुनवाई करने के बाद उसके ऊपर अपना जो भी क्या कहते हैं जवाब है या जो भी पक्ष है उसको वहां पे रखेंगे। भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल में, ये बहुत जरूरी चीज है याद रखिएगा, क्योंकि कलकत्ता में स्थापित किया गया था और पश्चिम बंगाल में पावर दी गई थी कलकत्ता को कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट बना, और वहीं से ही सारे राष्ट्र की यानी पूरे भारत की जितनी भी काम थे सबको नियंत्रित किया जाता था।